विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं मयूर नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरक्षियों के प्रकार। प्रतिरक्षी की संरचना यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर हम प्रतिरक्षियों को मुख्य रूप से 5 अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। सबसे जो पहली प्रतिरक्षी की हम बात करेंगे IgG। IG का अर्थ है इम्यूनोग्लोबिन गामा प्रोटीन। इसे हम कहेंगे इम्यूनोग्लोबिन, जी का अर्थ होगा गामा प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन गामा प्रोटीन। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे प्रमुख प्रतिरक्षी है। हमारे शरीर में रक्त प्लाज्मा में, देह तरल में जो प्रतिरक्षी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है उस प्रतिरक्षी का नाम है IgG। हमारे शरीर कि देह तरल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी है IgG। तो हम लिखेंगे रक्त, प्लाज्मा एवं देह तरल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह प्रतिरक्षी माता के गर्भ में जो विकसित भ्रूण है, जो भ्रूण धीरे धीरे विकसित हो रहा है, उस भ्रूण तक पहुंच जाती है। तो गर्भाशय और भ्रूण को आपस में संयोजित करने का कार्य अपरा के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो IgG वह प्रतिरक्षी है जो अपरा को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकती है। तो दूसरी इसकी विशेषता होगी कि यह प्रतिरक्षी अपरा का अर्थ होता है प्लेसेंटा को पार करके गर्भस्थ भ्रूण में पहुंच जाती है। गर्भस्थ भ्रूण में पहुंच सकती है। तो अपरा को पार करके गर्भस्थ भ्रूण तक पहुंचने वाली प्रतिरक्षी है IgG, इम्यूनोग्लोबिन गामा प्रोटीन। रक्त प्लाज्मा हमारे शरीर में जो भी देह तरल है उनमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है वो है IgG। इसके बाद आता है IgD, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा प्रोटीन। इसका पूरा नाम हो जाएगा इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा प्रोटीन। अब ये जो IgD है यह लगभग IgG का ही प्रतिरूप होती है। जो कार्य IgG के है उसी के समान IgD का भी वही कार्य है। तो यह IgG का प्रतिरूप है। IgG का यह प्रतिरूप है, इसके समकक्ष है ये IgD। इसके बाद बात करते हैं IgA। ए का अर्थ होगा अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा प्रोटीन। यह जो प्रोटीन है, यह जो प्रतिरक्षी है, यह मां के दूध में पाई जाने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी, माता के दूध में पाई जाने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी, उसका नाम है IgA, इम्यूनोग्लोबिन
अल्फा प्रोटीन। यह नवजात शिशु के लिए प्रतिरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करती है। जो नवजात शिशु की रक्षा करने का कार्य यह IgA प्रतिरक्षी करती है। तो ये होगा माँ के दूध में पाई जाने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी। तो माँ के दूध में पाई जाने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी, उसका नाम है IgA, जो शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका मुख्य कार्य है शिशु की प्रतिरक्षा करना, शिशु की रोगों से सुरक्षा करना, रक्षा करना, शिशु को रोगों से बचाना, यह IgA प्रतिरक्षी का कार्य होता है। इसके बाद बात करते हैं IgM। M का अर्थ है म्यू, इम्यूनोग्लोबिन म्यू प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन म्यू प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन म्यू प्रोटीन क्या है? तो यह हमारे शरीर में जब कोई रोगाणु अर्थात प्रतिजन प्रवेश करता है तो सबसे पहले उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षी है। हमारे शरीर में जब कोई प्रतिजन प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो प्रतिरक्षी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है उसका नाम है IgM, इम्यूनोग्लोबिन म्यू प्रोटीन। तो शरीर में सबसे पहले उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षी, उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षी, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी सबसे पहले उत्पन्न होती है उसका नाम है IgM, जो बाद में आगे IgG और IgG में परिवर्तित हो जाती है। अंत में ये बदलेगी IgG में, जो हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी है। तो IgM क्या है? तो IgM यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सबसे पहले उत्पन्न होती है। सबसे पहले उत्पन्न कब होगी? जब कोई बाहरी रोगाणु अथवा प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस प्रतिजन को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उत्पन्न होने वाली जो प्रतिरक्षी है उसका नाम है IgM। IgM के बाद हम बात करेंगे सबसे अंतिम, वो है IgE। ई का अर्थ है इप्सिलॉन, इम्यूनोग्लोबिन इप्सिलॉन। अब ये जो इप्सिलॉन प्रोटीन है यह बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं पर कार्य करने वाली प्रतिरक्षी है। यह कार्य करती है बेसोफिल एवं मास्ट कोशिका पर। बेसोफिल एवं मास्ट कोशिका पर कार्य करने वाली प्रतिरक्षी जिसके द्वारा क्या होता है? जिसके द्वारा प्रत्युत्तरता या एलर्जी का यह कारण बनती है। जो एलर्जी उत्पन्न होती है, एलर्जी का जो कारण है प्रत्युत्तरता या एलर्जी का जो कारण है वह कारण है यह IgE प्रतिरक्षी। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। यह प्रतिरक्षी पाई जाती है भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर। प्रतिरक्षी का जो निर्माण होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से, उसमें जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसके आधार पर यहाँ हमारे शरीर में करीब 5 प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। तो 5 प्रकार की प्रतिरक्षी के अंदर जो IgM है यह करीब पंचलक होती है। यह प्रतिरक्षी करीब पंचलक अर्थात इसकी संरचना 5 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनती है। इसी प्रकार से जो IgA है यह द्विलक प्रतिरक्षी होती है, अर्थात इसके अंदर 2 द्विलक इसमें पाए जाते हैं।
बाकी जितने भी प्रतिरक्षी हैं वो सारी की सारी एक लक होती है, जिसमें से एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला पाई जाती है। तो यह प्रतिरक्षी जो हमारे शरीर में प्रतिजन को पहचान कर उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। अब हम बात करें कि जो प्रतिजन है, प्रतिजन किसे कहते हैं, प्रतिजन क्या होते हैं, प्रतिजन हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से प्रतिरक्षी उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। तो प्रतिजन का सामान्य जो अर्थ होता है, सामान्य प्रतिजन का अर्थ होता है कि जो बाहरी रोगाणु है, बाहरी रोगाणु या बाहरी रोगकारी जीव या बाहरी पदार्थ जो हमारे शरीर को बीमार करने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है, उन्हें हम कहते हैं प्रतिजन। बाहरी रोगाणु को कहते हैं प्रतिजन। प्रतिजन की दूसरी विशेषता है कि जो प्रतिजन है इनका आणविक भार करीब 6000 डाल्टन अथवा इससे अधिक होता है। तीसरी विशेषता है कि जो प्रतिजन है इनका निर्माण, यह जो रोगाणु है किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, लिपिड है, डीएनए, आरएनए इत्यादि से यह मिलकर बने भी होते हैं। हमारा जो शरीर है इसमें भी कभी कभी कोई कोशिकाएं प्रतिजन के तौर पर कार्य करती है, जैसे कि जो वायरस से संक्रमित कोशिका है वह प्रतिजन के तौर पर कार्य कर सकती है। कैंसर जन्य कोशिका, जो कैंसर से ग्रसित हो चुकी है कोशिका, वो भी हमारे शरीर के अंदर प्रतिजन के तौर पर कार्य करती है। तो प्रतिजन का अर्थ होगा कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो बाहरी पदार्थ हैं, रोगाणु हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रतिजन। प्रतिजन का आणविक भार यह करीब 6000 डाल्टन अथवा इससे अधिक होता है। तीसरी विशेषता कि प्रतिजन का निर्माण किससे होता है, तो प्रतिजन का निर्माण यह प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड तथा न्यूक्लिक पदार्थ डीएनए और आरएनए से होता है। हमारे शरीर की भी कुछ कोशिकाएं वह प्रतिजन के तौर पर कार्य करती है, जैसे कि कैंसर जन्य कोशिका, कैंसर से ग्रसित कोशिका, इसी तरह से वायरस संक्रमित कोशिका भी हमारे शरीर में प्रतिजन के तौर पर कार्य करती है। तो प्रतिजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कोई रोगाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उस रोगाणु का मुकाबला, उस रोगाणु का सामना हमारे शरीर में जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है उससे होता है। जो भौतिक अवरोधक है उनसे उसका सामना होता है। उसके पश्चात जब प्रतिरक्षी हमारे शरीर में चली जाती है तो उसके बाद जो विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र है वह सक्रिय होता है और जिसके द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। तो विशिष्ट प्रतिरक्षा जो विधि है यह प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी। तो जो प्रतिजन है ये संपूर्ण अणु के रूप में किसी प्रतिरक्षी से नहीं जुड़ता, बल्कि इसका कुछ भाग ही प्रतिरक्षी से जुड़ता है। तो प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है, इससे संयोग करता है, उसे हम एपिटॉप कहते हैं। एपिटॉप का अर्थ होगा कि प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से संयोग करता है, उससे जुड़ता है, हम उसे प्रतिजन संयोजक निर्धारक या प्रतिजन की संयोजकता या एपिटॉप कहते हैं। तो किसी जीवाणु के अंदर किसी प्रतिजन में जो इसकी जो संयोजकता का मान है वो करीब 100 अथवा इससे अधिक हो सकता है। अब बात करें कि जब प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रतिरक्षी किस प्रकार से उस प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य करती है। तो सबसे पहले जैसे ही कोई प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर के भीतर पाए जाने वाले प्रतिजन और बाहरी प्रतिजन के मध्य एक विभेद होगा। सबसे पहले विभेदन की प्रक्रिया होगी कि कौन सा प्रतिजन शरीर के भीतर का है और कौन सा प्रतिजन शरीर के बाहर का है। विभेदन की प्रक्रिया के पश्चात हमारे शरीर में जो WBC है, व्हाइट ब्लड जो सेल है, इसमें पाई जाने वाली बी लिम्फोसाइट कोशिका यह प्लाज्मा कोशिका को या प्लाज्मा का निर्माण करती है। तीसरे चरण में क्या होगा कि जो प्लाज्मा कोशिकाएं बनी यह आगे प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है और अंतिम चौथे चरण में जो प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है यह प्रतिजन से संयोग करती है और संयोग करने के बाद उनके मध्य रासायनिक क्रिया होती है। क्रिया के साथ यहाँ उत्पन्न होती है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा और जिसके फलस्वरूप उस प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है, उस
उस प्रतिजन का विनाश किया जाता है। तो ये इसकी क्रिया विधि है। तो प्रतिजन को हम लिखते हैं कॉपी में। देखें ये प्रतिजन क्या है, कुछ विशेष बातें हम इसमें लिखें प्रतिजन के बारे में। तो प्रतिजन को हम कहते हैं एंटीजन। तो एंटीजन के बारे में सबसे पहली बात, एंटीजन कौन है? तो एंटीजन है बाहरी रोगाणु। जो रोगाणु होते हैं, इन रोगाणुओं को हम कहते हैं एंटीजन, बाहरी पदार्थ। दूसरी विशेषता क्या है कि जो प्रतिजन है इनका जो आणविक भार है, आणविक भार यह 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है। तीसरी विशेषता, तीसरी इसमें बात जो हमें याद रखनी है कि प्रतिरक्षी का निर्माण किससे होता है। तो इसका जो निर्माण होगा यह किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं प्रोटीन, दूसरा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के बाद ये लिपिड, लिपिड के साथ यह मिलकर बने होते हैं डीएनए एवं आरएनए से। ये इनकी संरचना होती है, इनका संगठन होता है। चौथी बात कि हमारे शरीर के जो पदार्थ हैं वह भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करते हैं। कौन से पदार्थ हमारे शरीर के प्रतिजन के तौर पर कार्य करते हैं? तो सबसे पहले वायरस संक्रमित कोशिका, वायरस संक्रमित कोशिका जो प्रतिजन के तौर पर कार्य कर सकती है। इसी तरह से जो कैंसर ग्रसित कोशिका है, जो कोशिका कैंसर से ग्रसित हो चुकी है, ग्रसित कोशिका, यह कोशिका भी हमारे शरीर में प्रतिजन के तौर पर कार्य करती है। ये इसकी बेसिक मुख्य बात है। अब बात करते हैं कि जब प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसका मुकाबला किस प्रकार से होता है। तो जैसे ही कोई प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वायु के जरिए, जल के जरिए, भोजन के जरिए, किसी भी जरिए जब हमारे शरीर में प्रतिरक्षी जैसे ही प्रवेश करेगा तो सबसे पहले उस प्रतिजन का सामना स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि से होता है। स्वाभाविक, जन्मजात, प्राकृतिक, निर्दिष्ट, सामान्य प्रतिरक्षा विधि से उसका सामना होगा। प्रतिरक्षा विधि से सबसे पहले इसका सामना होता है। इसके बाद जब ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को भेद करके अंदर पहुंच जाता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त तक आ जाता है ये प्रतिजन, तो उसके बाद फिर विशिष्ट प्रतिरक्षा जो विधि है वह सक्रिय होती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि यह सक्रिय होती है। तो जब ये सक्रिय होती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। जैसे ये सक्रिय होगी तो क्या करेगी, यह प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी। प्रतिरक्षियों का यहाँ पर निर्माण होगा। अब ये प्रतिरक्षी आगे मुख्य कार्य करेगी कि यह प्रतिरक्षी इस प्रतिजन को पहचानेगी कि कौन सा रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आ चुका है। इस रोगाणु की पहचान करने के बाद यह प्रतिरक्षी आगे इस प्रतिजन को नष्ट करेगी। प्रतिजन का फिर यह विनाश करेगी, इसका उन्मूलन करेगी, इसे खत्म करेगी, इसे नष्ट करेगी। तो प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, फिर इसके बाद प्रतिजन का विनाश होता है। तो विनाश करने के लिए प्रतिजन का प्रतिरक्षी से जुड़ना जरूरी है। तो जुड़ने के लिए क्या होगा कि प्रतिजन जो होगा, प्रतिजन का वह भाग, वह सिरा भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है, जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसे
एपिटॉप कहते हैं, उसे एपिटॉप कहते हैं या प्रतिजन की संयोजकता कहते हैं। तो उसे एपिटॉप कहा जाता है, एपिटॉप कहते हैं। तो प्रतिजन की जो संयोजकता है, जो एपिटॉप है, उसकी जो संयोजकता, उसकी संख्या जीवनों के अंदर 100 अथवा 100 से अधिक हो सकती है। तो जैसे ही जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद क्या होगा, जुड़ने के बाद प्रतिजन और प्रतिरक्षी के मध्य रासायनिक क्रिया होगी और उस रासायनिक क्रिया के द्वारा उस प्रतिजन को नष्ट किया जाएगा। तो नष्ट कौन करेगा, प्रतिरक्षी। किसे, प्रतिजन को। प्रतिजन का अर्थ होगा बाहरी रोगाणु। अब बात करते हैं कि जैसे हमारे शरीर के अंदर यह प्रतिरक्षी पहुंच जाती है तो प्रतिरक्षा फिर उस प्रतिजन को किस प्रकार नष्ट करती है, प्रतिजन की विनाश की कार्यविधि किस प्रकार की होती है। तो आगे देखें, लिखते हैं उसको कि इसको कैसे हम नोट करें कि प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि किस प्रकार की होगी। प्रतिजन की विनाश की कार्य विधि। तो इसका विनाश कौन करेगा, विनाश हमने अभी समझा कि इसका विनाश होगा केवल प्रतिरक्षियों के द्वारा। तो सबसे पहले जैसे ही हमारे शरीर में कोई प्रतिजन प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले इसकी पहचान होती है कि आंतरिक प्रतिजन और बाहरी प्रतिजन। हमारे शरीर के अंदर भी प्रतिजन पाए जाते हैं, उनमें और बाहरी प्रतिजन में सबसे पहले विभेद। तो सबसे पहले होगा आंतरिक प्रतिजन एवं बाहरी प्रतिजन में विभेद। प्रतिजन में सबसे पहले विभेद की क्रिया होगी। कौन सा प्रतिजन आंतरिक है, कौन सा प्रतिजन बाहरी है। विभेद होने के पश्चात जो बी लिम्फोसाइट कोशिका है, WBC का भाग, बी लिम्फोसाइट कोशिका यह उत्पन्न करेगी प्लाज्मा कोशिका को। यह प्लाज्मा कोशिका विशेष प्लाज्मा का निर्माण करती है, इसके द्वारा निर्माण होगा प्लाज्मा का, यह प्लाज्मा उत्पन्न करेगी। अब तीसरे चरण में क्या होगा, प्लाज्मा के द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा। प्लाज्मा के द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा। प्लाज्मा प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी। तो अब यहाँ पर सेना और दुश्मन दोनों मौजूद है, इनके मध्य अब होता है युद्ध। यहाँ पर अब दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद ये जो सेना है इस दुश्मन का विनाश करेगी। तो अगले और अंतिम चरण में ये होगा कि प्रतिरक्षी वह प्रतिजन से रासायनिक क्रिया करते हैं और जिसके द्वारा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा विधि के द्वारा यहाँ पर इस प्रतिजन का विनाश होगा। तो प्रतिरक्षी एवं प्रतिजन के मध्य रासायनिक क्रिया के द्वारा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा सेल मीडिएट इम्यूनिटी, इसे कहेंगे सेल मीडिएट इम्यूनिटी, CMI, यह सक्रिय होती है, यह सक्रिय होती है जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिजन का विनाश होता है। विनाश या हम जिसे कह सकते हैं उन्मूलन।
उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ समेत खत्म करना, उन्मूलन होता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर प्रतिजन की विनाश की कार्यविधि होती है। सबसे पहले हमारे शरीर में पाए जाने वाले आंतरिक प्रतिजन और बाहरी प्रतिजन में विभेद होता है। विभेद होने के पश्चात उस बाहरी प्रतिजन को पहचानने के बाद हमारे रक्त में पाई जाने वाली जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, इसका भाग है बी लिम्फोसाइट कोशिका। यह बी लिम्फोसाइट कोशिका आगे प्लाज्मा का निर्माण करती है। तीसरे चरण में जो प्लाज्मा है यह आगे उत्पन्न करेगी प्रतिरक्षियों का, और जैसे प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है तो वह प्रतिरक्षी उस प्रतिजन को पहचानती है। पहचानने के बाद उस पर हमला करती है, अर्थात रासायनिक क्रिया करती है, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के द्वारा उस प्रतिजन का विनाश किया जाता है, उसका उन्मूलन किया जाता है, उसे जड़ सहित खत्म किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिजन और प्रतिरक्षी की क्रियाविधि होती है। धन्यवाद।